आज देखो हम लोग इंडियन पॉलिटी की और एक चैप्टर करने वाले हैं। ये जो है चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेशल फीचर्स जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो ये समझ लोगे तो कॉन्स्टिट्यूशंस जो है एक-एक चैप्टर्स जो है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखो। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्पेशल जो फीचर्स हैं हम लोग के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या है? तो देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो इंडिया है अभी जो भारत भी बहुत जगह यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ लेंथीएस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ऑल रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ये याद रखना ये लेंथीएस्ट है, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव है। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन जो है जब बना था तो उसमें 395 आर्टिकल्स थे जो 22 पार्ट्स में जो है डिवाइडेड थे और उसमें 8 शेड्यूल्स था। तो इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है जब ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कितने आर्टिकल्स थे, कितने पार्ट्स थे, कितने शेड्यूल्स थे। उसके बाद देखो unlike Federal Constitution of USA, Australia, the Indian Constitution laid down provision relating to government machinery नॉट ओनली इन द सेंटर बट आल्सो इन द स्टेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएस में कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वहां पे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे लेकिन सेंटर और स्टेट का क्या रोल है वो नहीं मेंशन है बट इंडिया में आपका पूरा प्रोसीड्यूर एकदम में क्या क्या होगा सेंट्रल के लिए क्या स्टेट के लिए पूरा अच्छे से मेंशन किया हुआ है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड मैटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स कैसे आपको एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना है देश को सब कुछ दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस भी दिया हुआ है सेंटर और स्टेट का रिलेशंस कैसा होगा एंड ड्यूरिंग इमरजेंसी कैसा होगा वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल में समझाया गया है। स्पेशल स्टेटस उस टाइम जम्मू एंड कश्मीर अभी तो ये आपका चेंज हो गया है। आर्टिकल 370 हट गया है और अदर स्टेट नागालैंड मिजोरम आसाम एंड गुजरात ये अभी भी चल रहा है। ठीक है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द पीपल ऑफ इंडिया आर द अल्टीमेट सॉवरेन। और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है पीपल ऑफ इंडिया जो है अल्टीमेट सॉवरेन है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है स्टैब्लिश किया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो बोथ द सेंटर एंड इन द स्टेट्स। सेंटर में भी हुई है स्टेट में भी हुई है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है लेकिन फ्लेक्सिबल है। मतलब फ्लेक्सिबल का मतलब है पूरा रिजिड नहीं है। रिजिड क्या कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन होता है जहां पे आप कुछ भी अमेंड नहीं कर सकते हो। लेकिन इंडिया का जो है क्वाइट आप जो है फ्लेक्सिबल है। आप उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ला सकते हो उसमें जो भी संशोधन कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर सर्टेन फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक जो है प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का जहाँ पे आपको कुछ जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया या इंडिविजुअल्स हैं, उनको कुछ फंडामेंटल राइट्स दिया गया है। वो फंडामेंटल राइट्स आपका अगर वायलेट होता है, तो आप इसको डायरेक्टली चैलेंज कर सकते हो कोर्ट में, ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आप लेके जा सकते हो। ठीक है? तो वो भी बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। इट इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द प्रोविजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी टू सिक्योर अ ट्रूली वेलफेयर स्टेट। तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे बात किया गया है वेलफेयर स्टेट मतलब एक स्टेट कैसा हो उसके सिटीजन्स के लिए वो क्या क्या काम करे क्या स्कीम्स बनाए जहाँ उसके लिए जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी भी यहाँ पे प्रोविजन रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट ऑन व्हिच पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेशन कैन इनेक्ट लॉ अंडर द लिस्ट। देखो ये भी बहुत पहले क्या होगा अगर मान लो सेंटर और स्टेट में आपका जो है अलग अलग आपका गवर्नमेंट है लेकिन कौन किस सब्जेक्ट में लॉ बना सकता है। तो ये अगर डिटेल में क्लियर ना हो तो फिर क्या होगा दोनों में झगड़ा होगा अच्छे से जो है कोऑर्डिनेशन नहीं बैठेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया पूरा लिस्ट बना दिया भाई। यूनियन लिस्ट सेंटर देखेगा, स्टेट लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट देखेगा, कॉन्करेंट लिस्ट दोनों ही बना सकता है। सेंटर भी बना सकता है, स्टेट भी बना सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनलाइक अदर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर अ सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी। ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरी जगह फेडरल गवर्नमेंट में क्या है जुडिशरी भी अलग अलग है। हम लोग के यहाँ पे सिंगल यूनिफाइड है। जैसे सबसे नीचे क्या होता है डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद क्या होता है कुछ चैलेंज आपको करना है हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। ये यूनिक है सभी के लिए। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट एट द एपेक्स, हाई कोर्ट इन द मिडिल एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एट द बॉटम। सबऑर्डिनेट मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। देयर आर प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे भी प्रोविजंस दिया हुआ है कि आपका जुडिशियरी मतलब जो कोर्ट है वो इंडिपेंडेंट रहे। मतलब कोई भी पॉलिटिकल लीडर के प्रेशर में वो लोग ना काम करे, वो अपने हिसाब से डिसीजन दे पाए बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड फिगर्स। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एवरी एडल्ट 18 इयर्स ऑफ एज हैज बीन गिवन द राइट टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव। मतलब 18 साल आपका हो जाता है, आपका कोई जो है आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा आइदर ऑन सेक्स प्रॉपर्टी एजुकेशन। आप जो है जाके वोट दे सकते हो। डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये
एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेकुलर स्टेट है। रिगार्डलेस ऑफ देयर बिलीफ ऑल इंडियन सिटीजन इंडियन इक्वल राइट्स। आप देख ही सकते हो इंडिया में सभी रिलीजन है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई, पारसी सभी है। तो उनको पूरा जो है राइट से वो अपना रिलीजन फॉलो करने के लिए, उसीलिए सेकुलर स्टेट हम लोग को कहा गया है। एंड आउटस्टैंडिंग फीचर्स जो है हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज पंचायती राज। ये पंचायती राज जो है आर्टिकल प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 40 ऑफ पार्ट 4। तो ये दो भी क्वेश्चन आ सकता है। जो पंचायती राज का जो कॉन्सेप्ट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, किस आर्टिकल में दिया हुआ है, दैट इज आर्टिकल 40 पार्ट 4 में, व्हिच रिसीव कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव ऑन 73rd। ये भी बहुत पूछा जाता है। 73rd में एक पंचायत है एंड 74th में म्युनिसिपैलिटी है। तो दोनों अमेंडमेंट के तहत आपका ये दो चीज लाया गया है पंचायती राज में। पंचायती राज को क्या कहा जाता है? ग्रास रूट लेवल गवर्नमेंट। मतलब एकदम निचले स्तर में आप जाके डेवलपमेंट कर सकते हो, स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब देख लेते हैं थोड़ा फेडरल फीचर्स क्या है और हम लोग का यूनिटरी फीचर्स क्या है। इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बिकॉज यूएसए में द फेडरेशन इज बेस्ड ऑन एग्रीमेंट स्टेट्स का एंड द राइट टू सीट फ्रॉम द यूनियन। मतलब वहां पे क्या है, मान लो वहां पे भी सेंटर और स्टेट है, सब स्टेट वहां पे जो है अ, एक साथ इंट्रीग्रेटेड है, बट दैट इंट्रीग्रेशन इज बेस्ड ऑन क्या? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होने से क्या आप टूट के चले जा सकते हो। आप बोलोगे नहीं मुझे नहीं रहना, मैं अलग इंडिपेंडेंट हो जाए। इंडिया में यह नहीं है। इंडिया में आप कोई एग्रीमेंट नहीं है, आप नॉर्मली इंटीग्रेटेड इंडिया में है। ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फीचर बोथ फेडरल एंड यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पहले फेडरल फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर यूनियन स्टेट एज पर द थ्री लिस्ट। फेडरल में क्या है भाई? सेंट्रल का अलग यूनियन लिस्ट है, स्टेट का स्टेट लिस्ट है। दोनों अपने हिसाब से जो है लॉ नियम बनाते रहो, काम करते रहो। यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट हैज टू फंक्शन स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना है। ये आप नहीं करोगे, नहीं कह सकते मैं कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो ही नहीं करूंगा। They can neither after the distribution power nor override dictates of the commission। वो कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड नहीं कर सकते। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंटायरली रिटन। ऐसा नहीं है जो आधा रिटन है आधा हम लोग ओरली चलाते हैं, ऐसा नहीं है। एन अमेंडमेंट टू मस्ट बी पास इन द पार्लियामेंट एंड if an amendment affect the federal structure it must be ratified by at least half of the state legislation। मान लो नॉर्मल अगर कोई अमेंडमेंट है तो उसको पार्लियामेंट में पास कराना है, लेकिन वो अमेंडमेंट अगर फेडरल स्ट्रक्चर को भी अफेक्ट करेगा, फेडरल मतलब स्टेट को भी इंपैक्ट करेगा। जैसे हम लोग एग्जांपल देते जीएसटी का हुआ था। तो जीएसटी जब इम्प्लीमेंट हुआ था तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, लेकिन इसमें फेडरल का भी इम्पैक्ट पड़ रहा था, स्टेट्स को भी इम्पैक्ट पड़ रहे थे। तो क्यों सभी स्टेट्स को अपना जो भी टैक्सेस है वो जीएसटी के तहत लाना था। तो उसमें क्या था, हाफ ऑफ द स्टेट्स को जो है इसको रेटिफाइड करना था। स्टेट लेजिस्लेचर रेटिफाइड मतलब उसको पास करना था। लाइक द फेडरल स्टेट्स आवर कंट्री आल्सो हैज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी एज एन एसेंशियल फीचर्स होगा। फिर से एज ए क्या है, एसेंशियल फीचर्स है। क्यों? इंडिपेंडेंट जुडिशरी आपको दूसरे फेडरल जगह पे नहीं देखना पड़ेगा, इंडिया में जो है ये एक साथ है। अब बात कर लेते हैं यूनिटरी फीचर्स का। इसमें देखो हम लोग का फेडरेशन में क्या होता है, जैसे यूएसए में भी देखोगे आपका यूएसए का एक सिटीजनशिप है और आपका जो है लॉस एंजल्स में रहते हो आप, वहां पे एक अलग सिटीजनशिप है। लेकिन इंडिया में क्या है, एक ही सिंगल सिटीजनशिप है। तो ये यूनिटरी फीचर्स हो गया। यहाँ पे देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है यूनियन लिस्ट में रखा गया है, which has been allocated to center। तो ये भी इंपॉर्टेंट देखो, डिफेंस ले लो, रेलवे ले लो, तो जो जो इंपॉर्टेंट आप देखोगे मतलब सब्जेक्ट्स है जिसमें सेंटर के पास ये पूरा पावर दिया गया है, सो दैट वो अपने हिसाब से यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन लॉ बना पाए। सेंटर कैन रेजोल्यूट ऑन द सब्जेक्ट ऑन द कॉन्करेंट लिस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है, कॉन्करेंट लिस्ट में बेसिकली स्टेट एंड सेंटर करता है, सेंटर भी उसमें लॉ बना सकता है। रेसिड्यूरी पावर, ये भी बहुत ही पावर होगा वो। रेसिड्यूरी पावर किसके पास है? सेंटर के पास है। रेसिड्यूरी पावर सेंटर के पास है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर सेंटर एज वेल स्टेट। तो फॉर होगा यहाँ पे क्या है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है वो ये नहीं कि सेंटर के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा नहीं, सिंगल है। नेशनल इमरजेंसी अगर डिक्लेयर होता है तो फेडरल सिस्टम खत्म हो जाएगा, पूरा यूनिटरी एज अ इंडिया एज अ होल काम करना स्टार्ट हो जाएगा। इन अ फेडरेशन स्टेट शुड गेट इक्वल रिप्रेजेंटेशन irrespective of size or population, but in Rajya Sabha in India state are represented on the basis of population
बिसाइड द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू नॉमिनेट 12 मेंबर टू राज्यसभा। बहुत इंपॉर्टेंट है, दो चीज यहाँ पे निकल के आता है। फेडरेशन में क्या है, जितने भी स्टेट्स है उनका पॉपुलेशन से कोई लेना देना नहीं। मान लो आज उत्तर प्रदेश का इतना पॉपुलेशन है, उसका भी जो रिप्रेजेंटेशन होगा, आज नागालैंड अरुणाचल प्रदेश में पॉपुलेशन इतना कम है, उसका भी रिप्रेजेंटेशन सेम होगा। ऐसा होना नहीं चाहिए। दूसरे फेडरेशन में ऐसा होता है, लेकिन इंडिया में क्या है, पूरा बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन के हिसाब से आपका जो है रिप्रेजेंटेशन जाता है। इवन प्रेसिडेंट जो है राज्यसभा में 12 मेंबर को भी नॉमिनेट करते हैं। द गवर्नर ऑफ स्टेट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। देखो गवर्नर जो स्टेट में है, वो बेसिकली क्या है, वो प्रेसिडेंट के अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट मतलब का क्या है, ऑलमोस्ट सेंटर है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है, जो सेंटर रूलिंग पार्टी है, उनके ही बेसिकली प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड होके इलेक्टेड होते हैं। एंड दे कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस ओनली ड्यूरिंग हिज प्लेजर। ठीक है, तो उसके मतलब गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट जब तक रखना चाहे तो उसको रख सकता है। Indian Constitution provide for single judiciary, single system of civil and criminal law, and command uh, and common all India services। ठीक है, और एक ही आपका जो ऑल इंडिया सर्विसेज है। तो यहाँ पे देखो एक सिंगल जुडिशरी है, आप देखोगे सिंगल सिस्टम ऑफ क्रिमिनल एंड सिविल लॉ है। ऐसा नहीं आज यहाँ पे जो क्रिमिनल लॉ है, आप वेस्ट बंगाल का क्रिमिनल लॉ और आप गुजरात का क्रिमिनल लॉ अलग है, ऐसा नहीं है। और ऑल इंडिया सर्विस भी एक ही है आपका। Or the authority of CAG and Chief Election Commission uniformly prevail over all union and state। आप देखो ये CAG जो ऑडिट करता है बेसिकली, तो वो भी आपका सेंटर और स्टेट एक ही साथ करता है। इलेक्शन कमिश्नर भी जो देखो आप, सेंटर और स्टेट दोनों इक्वली काम करता है, प्रिवेल इन यूनियन में भी है और स्टेट में भी। तो ये आपका जो है सब यूनिटी फीचर्स। तो आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे कोई भी यूनिटी फीचर्स दे देगा, आपको बोलेगा ये कहाँ से है, पूछेगा रेसिड्यूरी पावर आपका किसके पास वेस्टेड है, आप बोलोगे सेंटर के पास वेस्टेड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटे-छोटे क्वेश्चंस यहाँ पे बन जाएँगे, ठीक है? तो चलो थैंक यू फॉर वाचिंग। बाय बाय।